Hello students. So our next topic is vapor pressure of solutions containing non-volatile solutes. पीछे हमने क्या पढ़ा? volatile solutes के बारे में, मतलब जिसमें सिर्फ दोनों के दोनों सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल थे। इसमें क्या है, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। सो नॉन वोलेटाइल मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता रही हूँ। नॉन वोलेटाइल जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जनरली हम सॉलिड्स लेते हैं जिनकी टेंडेंसी जीरो होती है इवेपोरेट करने के लिए। इवेपोरेशन टेंडेंसी क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं यूरिया। ठीक है, और यूरिया का मोलर मास होता है 60, ग्लूकोज उसका मोलर मास होता है 180, सक्रोज उसका मोलर मास होता है 342। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, या आप निकाल भी सकते हो इनके फार्मूलाज के थ्रू। ठीक है, तो अगर इनकी टेंडेंसी इवेपोरेट होने की ज़ीरो है तो मतलब इनके वेपर प्रेशर भी नहीं होगा कुछ, है ना। अगर इवेपोरेट ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़ीरो। तो हम सॉल्यूशन कैसे ले रहे हैं, जिसमें सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब जिसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। और सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं हम, वोलेटाइल, मतलब लिक्विड। जनरली हम लिक्विड लेते हैं, सारे लिक्विड वोलेटाइल नहीं होते हैं, कुछ ही लिक्विड्स होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, मतलब जिनकी टेंडेंसी इवेपोरेट होने की होती है। ठीक है, मतलब वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो उसमें आ जाते हैं वाटर, बेंजीन, मिथेनॉल, टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सो अगर ये वोलेटाइल है तो मतलब उनका वेपर प्रेशर भी होगा। और आपको पता ही है, सॉल्वेंट को हम A से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं। तो मान लो अगर हमने एक क्लोज्ड कंटेनर में वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया A, ठीक है, सॉल्वेंट लिया वोलेटाइल, तो उसके अगर वेपर्स बन रहे हैं तो वो वेपर प्रेशर कैसा होगा उनका, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। उसको कैसे लिखेंगे, P0A। P0 का मतलब क्या होता है, प्योर, मतलब किसी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर को P0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और उसमें हमने बी सॉल्यूट मिक्स कर दिए। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, जिसकी बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है इवेपोरेट होने की, मतलब वो सॉलिड हैं। और अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा A+B का। ठीक है, तो सरफेस पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, A के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, B के भी आ जाएंगे, A B। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे ही उस सॉल्यूशन में। अब अगर ये बी पोजीशन ए की पोजीशन को कैरी कर रहा है तो मतलब यहाँ के नीचे वाले जो ए मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले ए मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बी मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हिंडर कर रहे हैं इवेपोरेट होने से, मतलब ना ये खुद इवेपोरेट होंगे ना इनको इवेपोरेट होने देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि प्योर वेपर प्रेशर से इनका प्रेशर जो है कम होगा। ठीक है, इन वेपर्स का। क्यों, क्योंकि अगर बी पार्टिकल्स ए की पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो सरफेस पे जो है ए की पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो मतलब उनका वेपर्स भी कम बनेंगे, और अगर वेपर्स कम बन रहे हैं तो मतलब उनका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, PA से। किससे, PA से। तो यहाँ पे हमें क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो लेस देन है किसके, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो इसको आप पॉइंट को नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। मतलब अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है प्योर वेपर प्रेशर से कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या लेंगे आगे, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ में अगर मान लो ये हमारे पास सॉल्यूशन है A+B का, है ना। अगर ये A+B का सॉल्यूशन है तो इसका
वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल होगा। क्यों पार्शियल क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ ए के आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम ए के ले रहे हैं और वो लेस हैं, इसलिए पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं उसको। तो इसमें क्या बोल रहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट कंपोनेंट, जिसका हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं वेपर प्रेशर, उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, अगर जितने कम मोल्स होंगे किसी के मॉलिक्यूल के, उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। तो ये क्या बोलता है हमें, ये आ गया हमारे पास रॉल्स लॉ, मतलब पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट के ही प्रेशर मिल सकते हैं, नॉन वोलेटाइल का नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल तो वेपर में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, अगर वो कन्वर्ट होंगे ही नहीं तो उनका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ गया यहाँ पे, के, ठीक है। और अगर के की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में भी निकाली थी, तो कैसे निकाली थी, वो क्या आई थी, पी नॉट ए। अगर हम ए की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी प्योर कंपोनेंट की, तो उसकी के की वैल्यू भी क्या आएगी, पी नॉट ए। अगर बी होगा तो बी की आएगी, पर यहाँ पे हम सिर्फ ए की वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ पी नॉट ए, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें बी मॉलिक्यूल्स भी हैं, बट बी मॉलिक्यूल्स जो है इवेपोरेट नहीं हो सकते, और एक्स से क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स ले रहे हैं, और यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन जो है बहुत कम है ना। अगर यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, अगर सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं हम, मान लो अगर यहाँ से इधर को मूव कर रहे हैं, तो मतलब सॉल्वेंट बढ़ रहा है। अगर सॉल्वेंट बढ़ रहा है, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल, अगर वोलेटाइल कंपोनेंट बढ़ रहा है तो उसका प्योर प्रेशर वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ तक आएगा, ऊपर तक चला जाएगा ना। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, बट सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, एक वन लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिखा कि ये हमने वैल्यू निकाली इसकी राउल्स लॉ के आके, किसके लिए, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो अगर हम जीटा बी को देखें, मैंने पीछे भी बताया था आपको कि जीटा किसी भी टू कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन अगर हम उसको प्लस करें, सम करें, तो वो कितने के बराबर आता है, 1, ठीक है। तो अगर हम इसमें से एक्स ए की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस जीटा बी, एक्स ए नहीं जीटा ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जीटा ए की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, 1 माइनस जीटा बी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी। और अगर इसको हम इस तरफ ले आए तो पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो इसके क्या बोलेंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे कि प्योर वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का और उसका टोटल वेपर प्रेशर के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग क्यों बोल रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट का 100 है, ठीक है, और सॉल्यूशन का कितना है, 60, तो इनके बीच को माइनस करके क्या आ जाएगा हमारे पास, लोअरिंग, मतलब वो कम हो रहा है।
कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके हम अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, हम सॉल्यूट्स ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट्स ऐड करने की वजह से उसमें जो है वेपर प्रेशर का लोअरिंग हो रही है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम पी नॉट ए जो पीछे वाली इक्वेशन में हमने लिखा, पी नॉट ए को नीचे ले आए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, जो कि क्या है हमारे पास? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? पी नॉट ए मतलब प्योर वेपर प्रेशर, और जीटा बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आ रहा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर। तो इस पूरे कंपोनेंट को क्या बोल रहे हैं हम? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? प्योर वेपर प्रेशर के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि उसको हम प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसी से हमें क्या मिल जाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है ना, मतलब कितने सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स डाले उसमें हमने, है, उस पर डिपेंड कर रही है। क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हुई? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब उसमें हमने यूरिया डाला कि हमने ग्लूकोज डाला, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट हमने उसमें ऐड किए, उस पे डिपेंड करेगी। उनको क्या बोलेंगे हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपके सिलेबस में सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों है? यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा, क्या आया? जीटा बी इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन, इस पूरे को क्या बोल रहे हैं हम? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये जो है मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर आप निकालना चाहो, कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये रिलेटिव लोअरिंग की ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गए? दो फॉर्मूलेज आ गए। कौन कौन से? पहला तो आया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। सेकंड क्या आया? कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास क्या आ गए? दो फॉर्मूलेज आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है, और ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का है। ए क्यों लिख रहे हैं इसका? क्योंकि बी के तो कुछ भी वेपर्स ही नहीं है, तो उसका प्रेशर भी नहीं होगा। वेपर ही नहीं है तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा? तो इसीलिए हम सॉल्यूशन के लिए सिर्फ ए ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास दो फॉर्मूलाज आ गए। अब इनके ऊपर हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। आपका क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर वाटर इज 60 mmHg एट सम टेम्परेचर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। 72 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। तो यूरिया क्या है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट क्या आ गया हमारे पास? नॉन वोलेटाइल। हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है किसका? वाटर का। कितना? 60 mm ऑफ Hg। और हमें निकालना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं रिलेटिव लोअरिंग का तो कैसे आएगा? अगर ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, ये P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। जीटा बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? जीटा बी। जीटा बी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू, है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। कैसे आएंगे? 30 ग्राम हमें मास दिया हुआ है और यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60। तो क्या वैल्यू आ गई? 0.5। और अगर वाटर का निकालें नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे हमें 72 ग्राम वाटर, मतलब 72 हमें मास दिया हुआ है और इसका मोलर मास होता है 18। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। ठीक है, तो जीटा बी क्या आ गया हमारे पास? जीटा बी मतलब यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितनी आ गई? 0.5 अपॉन 4.5। अगर पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर दें, मतलब 10 को 10 से काट दें, 9 पंजे 45, 1/9। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो पी नॉट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? पी नॉट ए मतलब H2O, प्योर कॉम्पोनेंट। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट। कितनी दी है? 60। पी ए हमें निकालना है, पी नॉट ए फिर से 60। जीटा बी की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी? 1/9। और इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा? 3 से। ठीक है, फिर इसको अगर राउंड ऑफ करें, इसको इधर ले आए, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180। और अगर पी ए को 3 से मल्टीप्लाई करें 3PA, और 20 को लेके जा रहे हैं हम उस साइड। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अब इसको 20 को हम इधर ले आएंगे और 3PA को उस साइड ले जाएंगे। तो 180 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 160 इज इक्वल टू 3PA। और PA को हम अगर निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाय 3। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आगे जाएगी? 53.33 mm ऑफ Hg। कितनी आ जाएगी? mm ऑफ Hg। ठीक है, ये तो लगाया हमने रिलेटिव लोअरिंग वाला फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएं तो क्या आंसर सेम आएगा? चलो उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू जीटा ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जीटा ए की वैल्यू अगर हम निकालें, मतलब वाटर के लिए हमने निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे हम वाटर के लिए? 4। और 4 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा? 4.5। ठीक है, इनको हम वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पे। PA इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 40 क्यों लिखा? क्योंकि इसका हमने पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया 10 में। ठीक है, 45 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम 40 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 160 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? सेम। तो अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो हम चाहे एक फार्मूला लगाएं चाहे दूसरा फार्मूला लगाएं, वैल्यू सेम आएगी, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।